थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद में बढ़े हवाई हमले। पाक में पहली बार पढ़ाई जाएंगी संस्कृत और गीता। सांसदों ने किया ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध। यूएन ने इमरान के एकांत कारावास को कहा यातना। डरबन में मंदिर गिरने से हुई कई लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम चर्चा करेंगे दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे विवाद को लेकर। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा विवाद में हाल ही में नई घटनाएं सामने आई हैं। शनिवार को थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया की सीमा के पास हवाई हमले किए। इसके लिए थाई वायुसेना ने 2 F-16 लड़ाकू विमान भेजे और कई ठिकानों पर बम गिराए। सुबह 5:50 पर बट्टमबोंग प्रांत के तमोरदास शहर में एक होटल को निशाना बनाया गया। इसके 5 मिनट बाद उसी इलाके में एक और होटल पर बमबारी हुई। इसके बाद थाई सेना ने पुलों को भी निशाना बनाया। 6:02 पर चेई चोमनास पुल पर बम गिराया गया और 6:07 पर उसी पुल पर दूसरा हमला किया। फिर 6:12 पर पुराने पुल को निशाना बनाया गया। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वह सिर्फ एक फोन कॉल से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह संघर्ष रोक सकते हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वह ताकत का इस्तेमाल करके शांति स्थापित करेंगे। हालांकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर हमले तेज होते जा रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं लगातार अपने अपने ठिकानों पर कार्रवाई कर रही हैं। इस विवाद से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और स्थानीय लोगों में डर और चिंता फैल गई है। यह संघर्ष दिखाता है कि सीमा विवाद अभी भी गंभीर है और शांति स्थापित करना आसान नहीं है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। दरअसल पाकिस्तान में पहली बार छात्रों को संस्कृत पढ़ाने और हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज़ादी के 77 साल बाद संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल करना शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। शुरुआत एक साप्ताहिक कार्यशाला से हुई थी, जो अब नियमित कोर्स में बदल गई है। LUMS महाभारत और भगवत गीता पर भी अलग कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रहा है। गुरमानी सेंटर के निदेशक डॉक्टर अली उस्मान कासमी और FC कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रशीद इसके विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर रशीद संस्कृत व्याकरण और शास्त्रीय साहित्य पढ़ाते हैं। शुरुआत में छात्रों को कठिनाई हुई, लेकिन जल्द ही उन्होंने संस्कृत की तार्किक संरचना समझी और इसमें रुचि बढ़ी। छात्रों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उर्दू और अन्य स्थानीय भाषाओं के कई शब्द संस्कृत से आए हैं। डॉक्टर कासमी और डॉक्टर रशीद का मानना है कि संस्कृत हिंदी और उर्दू भाषाओं को जोड़ती है और यह दक्षिण एशिया में संस्कृत पुल बनाने का अवसर देती है। LUMS का लक्ष्य 2027 तक इसे 1 साल का कोर्स बनाना है। इसके जरिए छात्र महाभारत और भगवत गीता का अध्ययन करेंगे और पाकिस्तान में शास्त्रीय भाषाओं के नए विद्वान तैयार होंगे। डॉक्टर रशीद कहते हैं कि संस्कृत सभी की सांस्कृतिक धरोहर है और इसे अपनाना चाहिए। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका से संबंधित है। दरअसल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 3 सदस्यों ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति के तहत भारत से आयात पर लगाए गए उच्च टैरिफ को खत्म करना है। इस घोषणा के तहत भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाया गया था, जिसे सांसदों ने गैर कानूनी बताया। इस प्रस्ताव को डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और राजा कृष्णमूर्ति ने पेश किया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और दोनों देशों के संबंधों के लिए नुकसानदेह है। प्रस्ताव 27 अगस्त 2025 को लगाए गए अतिरिक्त 25% द्वितीयक टैरिफ को वापस लेने की मांग करता है, जो पहले से लगे टैरिफ के ऊपर लगाया गया था। सांसद रॉस ने बताया कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से जुड़ी हुई है और भारतीय कंपनियों ने वहां अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिससे हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। सांसद वीजी ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है और ये टैरिफ अमेरिकी नागरिकों के लिए वित्तीय बोझ बन रहे हैं। भारतीय मूल के सांसद कृष्णमूर्ति ने जोर देकर कहा कि इन टैरिफ से आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा आती है और अमेरिकी उपभोक्ता की लागत बढ़ती है। इससे पहले अक्टूबर में इन सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने और टैरिफ नीतियों को वापस लेने की भी अपील की थी। इस नए प्रस्ताव का मकसद अमेरिका भारत के आर्थिक और
सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाना है। इसके बाद रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान से संबंधित है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की यातना मामलों की विशेषज्ञ एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में स्थिति पर तुरंत और प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि खान को दी जा रही कड़ी हिरासत ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकती है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यातना या अपमानजनक व्यवहार माना जा सकता है। एडवर्ड्स ने कहा कि खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में 26 सितंबर 2023 के बाद से लगभग 23 घंटे एकांत कारावास में रखा जा रहा है और उनका बाहरी संपर्क बहुत सीमित है। उनकी कोठरी में लगातार कैमरे से निगरानी की जाती है। विशेषज्ञों ने बताया कि लंबे समय तक एकांत कारावास अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत प्रतिबंधित है और 15 दिनों से अधिक होने पर इसे यातना माना जाता है। खान को अन्य कैदियों या गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है और वकील या परिवार से मिलने की मुलाकातें अक्सर रोकी जाती हैं। उनकी कोठरी में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन नहीं है, जिससे गर्मी, सर्दी, दुर्गंध और कीट मकोड़े की समस्या होती है। 72 वर्षीय इमरान खान पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे रीढ़ की चोट और गोली लगना। एडवर्ड्स ने आग्रह किया कि उन्हें उचित चिकित्सा सहायता, बेहतर रहने की व्यवस्था और निजी चिकित्सकों से मिलने की अनुमति दी जाए। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन से संबंधित है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के डरबन के उत्तर में स्थित रेडक्लिफ इलाके में शुक्रवार दोपहर को एक दुखद हादसा हुआ, जब 4 मंजिला मंदिर अचानक गिर गया। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। बचाव कर्मी मलबे में सावधानी से ड्रिल और खोजबीन कर जीवित लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक मजदूर की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 54 साल के एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ मंदिर में आए थे को घटना की खबर सुनकर कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी भी मौत हो गई। नगर पालिका ने बताया कि मंदिर के निर्माण के लिए किसी भी बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी गई थी और यह काम गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। अहोबिलम टेम्पल ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से मशहूर इस मंदिर को गुफा जैसा बनाया जा रहा था, जिसमें भारत से लाए गए पत्थरों और साइट से खोदे गए पत्थरों का उपयोग किया गया। इन पत्थरों को पहली मंजिल पर प्लास्टर किया जा रहा था। मंदिर का निर्माण लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था और पूरा होने पर इसमें दुनिया की सबसे बड़ी भगवान नरसिंह देव की मूर्ति स्थापित होने वाली थी। अभी भी बचाव अभियान जारी है और अधिकारी मलबे में फंसे लोगों की संख्या और उनकी स्थिति का पता लगाने में जुटे हुए हैं। यह हादसा निर्माण सुरक्षा के महत्व को सामने लाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।